Jai Hind, dear students. I'm your science teacher, Dr. Preeti Mittal. And the topic that we are going to study today is a very interesting and a very important one for your board exams. That is the human excretory system. The human excretory system इस टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को समझेंगे. We will understand about the structure of the human excretory system. We'll also draw a very easy diagram of nephron, because the diagram that is given in your NCERT book, that is quite difficult one. So we are going to practice a very easy diagram of nephron. Then we'll understand about the formation of urine, and last we'll discuss about artificial kidney or hemodialysis. So let's start our journey for human excretory system, starting with the structure of the human excretory system. So the human excretory system comprises of a pair of kidney. Kidneys में होता है यूरिन का फॉर्मेशन. यूरिन किडनी में फॉर्म हो जाए उसके बाद दैट कम्स आउट थ्रू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर नोन एज यूरेटर. These ureter carry the urine, one from each kidney, to the urinary bladder. दो किडनी है, दो यूरेटर भी हैं, बट यूरिनरी ब्लैडर इज वन. तो दोनों ही यूरेटर ओपन होते हैं इनटू अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर. They both have a separate entry into the urinary bladder. Remember that, because many students, while drawing the diagram of human excretory system, sometimes just join both the ureters before opening into the urinary bladder. तो ये यूरिनरी ब्लैडर में सेपरेटली ओपन अप होंगे, इस बात का ध्यान डायग्राम बनाते वक्त स्पेशली रखना. यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन कलेक्ट हो जाता है until the urinary bladder gets full. तो कंटिन्यूअसली यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में होता रहता है, एंड थ्रू द यूरेटर इट इज कंटिन्यूअसली कमिंग इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एंड गेटिंग कलेक्टेड देयर. जब यूरिनरी ब्लैडर पूरा फुल हो जाता है, देन द पर्सन हैज द अर्ज टू यूरिनेट एंड द यूरिन कम्स आउट पासिंग थ्रू द यूरेथ्रा. बहुत सारे यू हो गए. तो फर्स्ट यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज यूरेटर. The second U is urinary bladder, जिसमें urine collect होगा, and the third tube-like structure through which urine is going to come out of the body is urethra. So this is the basic structure of human excretory system. But urine का formation हमने कहा किडनी में हो रहा है. बट यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, मतलब ब्लड में से इम्प्योरिटीज रिमूव होती हैं, जिसे हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. पर ब्लड में ये इम्प्योरिटीज आई कहाँ से? कभी ये सोचो बच्चों, वेयर वी हैव दीज इम्प्योरिटीज इन आवर ब्लड. हमने जब खाना खाया था उसमें से सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब किया था. वी डिडंट अब्सॉर्ब एनी वेस्ट. जो भी खाने के साथ में वेस्ट मटेरियल था, दैट वाज ऑलरेडी रिमूव्ड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक ओनली, पासिंग थ्रू द एनस. तो हमने सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को ही अब्सॉर्ब किया, तो ब्लड में ये वेस्ट कहाँ से आया? सम स्टूडेंट्स इन द क्लासेस टेल मी कि मैम हमने जो पानी पिया उसमें से आया. नो, पानी को भी अब्सॉर्ब एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही होगा. तो वाटर का अब्सॉर्प्शन भी एलिमेंट्री कैनाल से ही हो रहा है, और इंटेस्टाइन कुछ भी वेस्ट को अब्सॉर्ब नहीं करती. तो पानी में कुछ इम्प्योरिटीज हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, दैट विल नॉट बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी इनटू द ब्लड. तो वो पानी में से भी नहीं आया. तो ये वेस्ट आया कहाँ से? दिस वेस्ट इन आवर ब्लड केम फ्रॉम आवर सेल्स ओनली. ये होता है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक वेस्ट. मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या होता है? When our body is performing metabolism, means formation of new cells and breakdown of old and worn out cells, तब ये वेस्ट प्रोड्यूस होता है. जब पुराने सेल्स ब्रेक डाउन होंगे, तो पुराने सेल्स जब टूटेंगे, so that have to be removed from the body, and all this waste is removed from the body in the form of urine. तो इस तरह से फॉर्म होता है बॉडी में यूरिन. अगर हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, मींस कट करके किडनी को स्ट्रक्चर देखते हैं, तो किडनी बेसिकली हैज टू पार्ट्स. The outer part, that is known as the cortex, and the inner part is known as medulla. Okay, outer one is cortex and inner one is medulla. That much is sufficient for you all. There is more about the structure of the kidney, but that's not given in the NCERT book, so we'll limit our study to this much only. Now let's study about the formation of urine.
फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है नेफ्रॉन्स में। तो सबसे पहले नेफ्रॉन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड वी विल ड्रॉ अ वेरी इजी वर्जन ऑफ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन जो टेक्निकली 100% करेक्ट होगा। यू विल बी गेटिंग full marks for this particular diagram, as well as it will be very easy for you all to draw. Just practice it and draw it along with me. So let's draw the structure of nephron. Okay. Nephron comprises of a cup-shaped structure known as Bowman's capsule. और Bowman's capsule के बाद होता है एक coiled structure, highly coiled structure that is known as proximal convoluted tubule. इस coiled structure को हम बिल्कुल अच्छे से coiled show करेंगे, but we'll make our diagram easy only. Then एक loop like structure होता है, this is known as Henle's loop. इस coiled structure के बाद जो loop है, that is known as Henle's loop. एंड हेनलीज लूप के बाद में फिर से एक बहुत कॉइल स्ट्रक्चर है। हम इसको कॉइल तो शो करेंगे बट बहुत ही सिंपली कॉइल शो करेंगे सो दैट आवर डायग्राम विल बी इजी ओनली फॉर अस। ये कॉइल स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। द फर्स्ट कॉइल स्ट्रक्चर इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, then it's loop of Henle, then it is the distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule open होती है फिर collecting duct में, but collecting duct में एक distal convoluted tubule नहीं, बहुत सारी distal convoluted tubule open होती हैं. Every kidney has approximately more than 1 million nephron. तो जो हम structure of nephron पढ़ रहे हैं, that are approximately more than 1 million nephrons present in each kidney. और ये नेफ्रॉन ही हमारी किडनी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जहां पर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। बट नेफ्रॉन में इंपॉर्टेंट है ब्लड कैपिलरीज जो ब्लड लेकर आएंगी टूवर्ड्स द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन की तरफ जो ब्लड कैपिलरीज ब्लड लेकर आएंगी दैट आर द ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच नेफ्रॉन की तरफ ब्लड को लेकर आएगी और फिर फाइनली ब्लड को नेफ्रॉन में से बाहर लेकर जाएगी। ये बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो एरिया है वहां पर एक बहुत रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज फॉर्म होता है एंड दिस रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। तो आपको क्रिस क्रॉस लाइंस ड्रॉ करके आप इस ग्लोमेरुलस को शो कर सकते हो। दिस इज द ग्लोमेरुलस, दैट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दैट ब्रिंग्स द ब्लड टुवर्ड्स द नेफ्रॉन। तो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू ब्लड आता है। Efferent arteriole is a branch of renal artery. Then efferent arteriole के थ्रू ब्लड ये वापस जाता है। जब ये ब्लड जा रहा है then it will be passing through these convoluted tubules as well. और ये loop of Henle के around भी एक loop बनाएगा। Why these capillaries are very important? I'll tell you during the explanation of formation of urine. तो यहाँ पर ये कैपिलरीज का वेन से अटैचमेंट होगा, इसलिए अब ये वेनस पार्ट हो जाता है कैपिलरीज का। हम जब ड्रॉ करेंगे तो 2 वाई ड्रॉ कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये कैपिलरीज है। सो दीज 2 वाई यू कैन ड्रॉ। और ये वाई क्या शो कर रहे हैं? ये वाई शो कर रहे हैं कि यहाँ पर आर्टीरियल एंड है कैपिलरीज का और ब्लू वाला वेनस एंड है कैपिलरीज का। सो 2 वाई हमने बना लिया, दैट इज शोइंग कि लूप ऑफ हेनली के अराउंड जो कैपिलरीज हैं वो इस तरह से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। देन यहाँ पर जो कैपिलरीज शो कर रही हैं उसमें भी हमें क्रिस क्रॉसिंग शो करनी पड़ेगी। ये कैपिलरीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, बहुत रिच नेटवर्क होता है यहाँ पर कैपिलरीज का। सो सिंपली यू कैन जॉइन द कैपिलरीज लाइक दिस। कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बच्चों, तो बस आप कुछ कैपिलरीज ड्रॉ करो और उनको आपस में कनेक्शन शो कर दो, तो दैट विल मेक योर डायग्राम वेरी सिंपल एज वेल एज 100% टेक्निकली करेक्ट डायग्राम। ओके, तो हमारा डायग्राम है बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल सही। अब ये जो वेन है दैट विल कैरी द ब्लड टू द रीनल वेन। सो दिस वेन विल बी जॉइनिंग द रीनल वेन। Now quickly we'll label our diagram. This was Bowman's capsule. This is a branch of renal artery.
This rich network of capillaries is known as, I hope you remember that is known as glomerulus. This first coiled tube is known as PCT or proximal convoluted tubule. Write the complete name. Proximal convoluted tubule, it's also named as PCT. Okay, this loop-like structure is known as Henle's loop. This complete loop. The second coil structure is known as distal convoluted tubule. And all the nephrons, many nephrons from different nephrons are going to open into a common tube that is going to collect all the urine. So it is known as collecting duct. So this tube-like structure is known as collecting duct. Okay. So once again, quickly revise the structure of nephron. The nephron comprises of a cup-shaped structure known as Bowman's capsule. In the Bowman's capsule, there is a rich network of capillaries known as glomerulus. After the Bowman's capsule, there is a very coiled structure, और इस coiled structure का नाम है proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule के बाद आता है एक loop-like structure that is known as Henle's loop. Henle's loop का ये जो लिम्फ है उसको डिसेंडिंग लिम्फ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर यूरिन डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, और इस पार्ट को असेंडिंग लिम्फ कहते हैं बिकॉज यहाँ पे यूरिन ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, मीन्स असेंड कर रहा है. ओके, बट आप सिर्फ याद रखिए Henle's loop. उसके बाद एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर है एंड दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल का मतलब होता है दूर, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है पास में. तो ये बोमेंस कैप्सूल के पास है, पी से पास, पी से प्रॉक्सिमल. ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो दूर है, डी से दूर, और दूर वाला लूप जो है उसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यू कैन रिमेंबर बाय दैट वे. फिर बहुत सारे नेफ्रॉन ज्वाइन होंगे, सारा यूरिन कलेक्ट होगा इन द कलेक्टिंग डक्ट. ओके, अब समझते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे है. The first step of formation of urine is ultrafiltration that occurs at the level of Bowman's capsule. तो Bowman's capsule में होता है यूरिन का अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ब्लड का अल्ट्राफिल्ट्रेशन. अल्ट्राफिल्ट्रेशन वर्ड का मीनिंग होता है अल्ट्रा मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स और फिल्ट्रेशन मतलब छानना. तो क्या होगा, जो ग्लोमेरुलस है बहुत रिच नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है जिसके अंदर ब्लड है और इस ब्लड का होना है फिल्ट्रेशन. तो ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस, और होता यह है कि ब्लड में से जितने भी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स हैं, अल्ट्रा पार्टिकल्स हैं, वो सारे बोमेंस कैप्सूल को क्रॉस करके ट्यूब्यूलर पार्ट में आ जाएंगे. बट ब्लड में जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं लाइक आरबीसी, प्रोटीन्स, ये सब ब्लड कैपिलरीज में ही रह जाएंगे. ओके, तो ट्यूबुलर पार्ट में क्या क्या आ जाएगा फ्रॉम द बोमेंस कैप्सूल, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, what all things are going to come into the tubular part? That includes all the small molecules, that includes a large quantity of water, that includes glucose, amino acids. तो सारे small particles, a lot of minerals, salts, ये सब किस में आ जाएंगे? From the Bowman's capsule, they will be coming into the proximal convoluted tubule. ये क्या हुआ, हमने इतनी मेहनत से ग्लूकोज को ऑब्जॉर्ब करा था, अमीनो एसिड्स फॉर्म करे थे, और उसको हम यूरिन के साथ रिमूव आउट नहीं कर सकते. देन हाउ कम दे आर गोइंग टू कम इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन? ये आ गए हैं, बट हम क्या करेंगे, इनके साथ आए हैं जिसे हमें रिमूव करना है, मींस द नाइट्रोजनस वेस्ट. सिर्फ ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट्स ही नहीं, बोमेंस कैप्सूल के थ्रू और क्या पास होकर आया है, दैट इज द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड. ये दोनों ही नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट हैं जो हमें बॉडी में से रिमूव करने हैं, और ये सब आ गए हैं इनटू द ट्यूबुलर पार्ट. अब ट्यूबुलर पार्ट में होगा कुछ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन. ट्यूबुलर पार्ट में हमारी बॉडी क्या करेगी, ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन या फिर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन का मतलब होता है हम सिलेक्ट करेंगे और जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उन्हें वापस ब्लड में भेज देंगे. और इसीलिए हमने इसके चारों तरफ क्या बनाया है, ब्लड कैपिलरीज. और इसलिए ही इसके चारों तरफ हमने क्या फॉर्म किया है, वी हैव ड्रॉन द ब्लड कैपिलरीज. क्योंकि इन ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, दैट ट्यूबुलर पार्ट से जब यूरिन पास हो रहा है, ट्यूबुलर पार्ट से जब फिल्ट्रेट पास हो रहा है, तो ये ट्यूबुलर पार्ट से रीअब्सॉर्प्शन होगा यूजफुल मटेरियल्स का. मतलब ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, ये सारे रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे ट्यूबुलर पार्ट से, एंड दैट विल ऑल गो बैक इनटू द ब्लड कैपिलरीज. ये सारे ब्लड कैपिलरीज में वापस चले जाएंगे. क्या बचेगा in the tubular part? What would be left? That will be the urine, and this urine will be containing some amount of water to dissolve these waste particles like urea, uric acid, and some amounts of salts which are extra in our body.
तो यूरिन में क्या क्या बचेगा, दैट विल गो इनटू द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहुंचने से पहले पहले हमारी बॉडी इन यूजफुल चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेगी एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स। पर बहुत सारा पानी हमने ऑलरेडी रीअब्सॉर्ब कर लिया। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर ओनली दैट विल बी एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एंड ये यूरिन किस में जाएगा, दैट यूरिन विल गो इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में कोई भी यूजफुल मटेरियल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब नहीं जाते। ओनली द वेस्ट मटेरियल लाइक नाइट्रोजनस वेस्ट, सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट्स दैट विल बी गोइंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट में चला गया है यूरिन और अब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन करेंगी एंड बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स ज्वाइन करने के बाद दे विल फाइनली join together to form the ureter. जब ये यूरेटर फॉर्म करेंगी, दैट यूरेटर विल बी कमिंग आउट ऑफ द किडनी एंड टेकिंग ऑल द वेस्ट टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर ये यूरिन कलेक्ट हो जाएगा। जब ब्लैडर फुल होगा, देन द पर्सन विल गेट अ नर्वस स्टिमुलेशन। द बॉडी विल टेल देन इट्स टाइम टू पास आउट द यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने का टाइम है एंड द पर्सन विल हैव द अर्ज टू यूरिनेट एंड द यूरिन विल फाइनली कम आउट ऑफ द बॉडी पासिंग थ्रू द यूरेथ्रा. So that is how the urine formation takes place. Okay. So once again, quickly बहुत revise करते हैं. First part of the nephron is a Bowman's capsule where there is a network of capillaries known as glomerulus. Glomerulus में blood का high pressure होता है जिसकी वजह से all the ultrafiltration takes place. Ultrafiltration means all the small molecules come into the Bowman's capsule and then into the tubular part. जो ये tubular part में चीजें आई हैं उसे हम कहते हैं filtrate and this filtrate contains glucose, amino acids, a large quantity of water, some salts and nitrogenous waste. ये nitrogenous waste और ये यूजफुल चीजें आ गई हैं हमारे ट्यूबुलर पार्ट में। ट्यूबुलर पार्ट में उसके बाद होगा सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, a large quantity of water, some amount of salts, ये बॉडी रीअब्सॉर्ब कर लेगी और क्या बचेगा, दैट विल बी द यूरिन. What will be left will be some amount of water, some amount of salts and all the nitrogenous waste like urea and uric acid. ये सारा का सारा पास होगा and that will get collected into the collecting duct. All the nephrons, many nephrons are going to join into the same collecting duct. Collecting duct के बाद ये सारा यूरिन पहुंचेगा into the ureters that will come out of the kidney. ठीक है, किडनी से बाहर आएगा, then ureters के बाद urinary bladder and finally come out of the body passing through the urethra. All that is given in your book. Now I would like to tell you something extra. एनसीईआरटी बुक में ये दो स्टेप्स दे रखे हैं. फर्स्ट स्टेप इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेकंड स्टेप इज सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन में एक थर्ड स्टेप भी इन्वॉल्व होता है, दैट इज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. Tubular secretion, it's not given in your NCERT book. So for your 10th board exams, this much is sufficient, whatever we have already discussed. But ये tubular secretion भी एक step होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या. So tubular secretion का मतलब होता है बॉडी में सॉल्ट्स को रीअब्सॉर्प्शन के टाइम पे रीअब्सॉर्ब कर लिया. बट अगर बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, कुछ एक्स्ट्रा वाटर है दैट हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पार्ट में स्पेशली बॉडी वापस क्या करती है, इन सॉल्ट्स को वापस से इस फिल्ट्रेट में ऐड कर देती है जिसको हमने रीअब्सॉर्ब कर लिया था. बट अगर एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं तो व्हाट विल द बॉडी डू, the third step will take place and the body will pour the extra salts and extra water back into the distal convoluted tubule ताकि वो सभी यूरिन के थ्रू रिमूव आउट हो जाए बॉडी में से. एंड दिस स्टेप इज नोन एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. ट्यूब्यूलर पार्ट में ही सिक्रीट भी करती है बॉडी एक्स्ट्रा सॉल्ट्स को सो दैट इट पासेस आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ओके, तो दैट इज इट. एक और चीज जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, मैंने आपको बताया था दैट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी हैज बेसिकली टू पार्ट्स. आउटर पार्ट इज कॉर्टेक्स एंड द इनर पोर्शन इज द मेडुला इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. जो ये बोमेंस कैप्सूल वाला पार्ट है दैट इज देयर इन द कॉर्टेक्स पार्ट और आपका जो ये लूप ऑफ हेनली है दैट इज देयर इन द मेडुला. तो सोचो बच्चों, नेफ्रॉन का भी एक पार्ट कॉर्टेक्स पार्ट में है और हेनलीज लूप वाला पार्ट दैट इज देयर इन द मेडुला पार्ट ऑफ द किडनी. ओके, सो दैट इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी बुक बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद यू ऑल. ठीक है, रीनल वर्ड का मतलब होता है, मैंने बताया था रीनल आर्टरी इज ब्रिंगिंग द ब्लड टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस. तो रीनल आर्टरी की एक ब्रांच लेकर आती है. रीनल आर्टरी खुद किसकी ब्रांच है, इट्स अ ब्रांच ऑफ एओर्टा. एओर्टा से एक आर्टरी निकलती है दैट इज नोन एज रीनल आर्टरी दैट कैरीज द ब्लड टुवर्ड्स द नेफ्रॉन्स. ठीक है, जो ये वीनस ड्रेन है मींस ऑल द वेन्स आर देयर दैट इज हैविंग द प्योरिफाइड ब्लड और ये रीनल वेन अल्टीमेटली जॉइन किसमें होगी, इनटू द वेना केवा. और वेना केवा उस ब्लड को फिर हार्ट के पास लेके जाएगी ताकि बॉडी में पूरी सर्कुलेट हो जाए ये सारा blood that is already purified by the kidney. That's all about the formation of urine. Now I'll just shift to side so that you can take a screenshot if you want. Do you know, अगर tubular reabsorption part ना हो तो डेली कितना फिल्ट्रेट फॉर्म होता है,
daily approximately 180 liters of filtrate is formed. And urine output daily कितना है? Approximately just 1 to 2 liters of urine is formed daily. तो अगर 180 liters of urine filtrate is formed daily और सिर्फ 1 to 2 liters of urine is formed, means बाकी का सारा filtrate tubular reabsorption के टाइम पर बॉडी reabsorb कर लेती है. And that is why it's just 1 to 2 liters of urine that is formed. तो बाकी सारा filtrate body reabsorb कर लेती है, इसलिए tubular reabsorption part is very very important. But you might be thinking कि मैम 180 liters, how is that possible? आप कुछ गलत बोल रहे हो. 180 लीटर्स कैसे पॉसिबल है? 180 लीटर्स तो टोटल बॉडी में ब्लड ही नहीं है, इतना तो टोटल फ्लूइड बॉडी में है ही नहीं. इनफैक्ट इतना तो बॉडी का टोटल वेट भी नहीं है, क्योंकि 180 लीटर्स वाटर का वेट में कन्वर्ट करा जाए तो इट्स अप्रोक्सीमेटली 180 kg. तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? दैट इज पॉसिबल. आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल. आप एक वाटर फाउंटेन इमेजिन करो. सपोज यू हैव अ वेरी स्मॉल वाटर फाउंटेन एट होम जिसमें आप 1 लीटर वाटर डालते हो. और अगर मैं पूछूं कि पूरे दिन में जब वो पानी सर्कुलेट हो रहा है तो फाउंटेन के ऊपर से जितना पानी उस फाउंटेन में से ऊपर से गिरा उस वाटर का वॉल्यूम बताओ, तो यू माइट फाइंड कि हाँ, वो जो टोटल वॉल्यूम गिरा उस फाउंटेन में से दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 लीटर्स से. पर डाला तो 1 ही लीटर था. 20 लीटर्स कैसे फाउंटेन में से गिरा? दैट इज पॉसिबल क्योंकि सेम वाटर अगेन एंड अगेन सर्कुलेट कर रहा है. सिमिलरली हमारी बॉडी में भी 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट डेली बन रहा है, बिकॉज सेम ब्लड ही तो अगेन एंड अगेन दैट इज पासिंग थ्रू द किडनी. और सेम ब्लड में से बार बार पानी फिल्ट्रेट के फॉर्म में ट्यूबुलर पार्ट में जा रहा है. बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस से ब्लड में भेज दे रही है. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज पॉसिबल, इट इज ट्रू कि 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट डेली कम्स इनटू द ट्यूबुलर पार्ट, बट बॉडी उसको रीअब्सॉर्ब करके वापस से ब्लड कैपिलरीज में सेंड कर देती है. ओके, so I hope this is clear to you all. Now let's discuss about the last topic from this topic, that is the artificial kidney or hemodialysis. Hemodialysis is required when a person's kidney is not working properly. आपने कई बार सुना होगा शायद कि किडनी फेल हो गई है, किडनी काम नहीं कर रही है, इसलिए पर्सन को डायलिसिस करवाना पड़ेगा. तो दैट इज अबाउट हीमोडायलिसिस और आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी कोई ऑर्गन नहीं है जो बॉडी में इम्प्लांट कर देंगे, किसी पर्सन की बॉडी के अंदर फिट कर देंगे. दैट इज नॉट सो. आर्टिफिशियल किडनी एक मशीन है. पर्सन के ब्लड को बॉडी में से बाहर निकाल कर उस मशीन के थ्रू पास करा जाता है एंड उसको प्योरीफाई करा जाता है उस मशीन में, एंड ब्लड को वापस री इंसर्ट कर दिया जाता है पेशेंट की बॉडी में. हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस की रिक्वायरमेंट तब होती है जब किडनी इटसेल्फ वेस्ट को रिमूव नहीं कर रही. ये वेस्ट हमारी बॉडी में से रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस वेस्ट इज हाईली टॉक्सिक इन नेचर. दिस वेस्ट इज हैविंग यूरिक एसिड, और ये वेस्ट इतना टॉक्सिक होता है कि अगर उसको बॉडी में से रिमूव ना किया जाए दैट इट कैन लीड टू अ डेथ ऑफ अ पर्सन. सो दिस रियली नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी. तो ये मशीन वर्क कैसे करती है? लेट्स सी टू दिस. The blood is taken out from a patient's body and passed through this hemodialyzer machine. Hemodialyzer machine में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रही हैं, दैट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती हैं. जब ब्लड इन ट्यूब्स के थ्रू पास होता है तो दैट ट्यूब्स आर सराउंडेड बाय डायलाइजर फ्लूइड. ये डायलाइजर फ्लूइड को सर्कुलेट कंटिन्यूसली करा जाता है, एंड फॉर दैट पर्पस एक एंड से कंटिन्यूसली नया डायलाइजर फ्लूइड एंटर करवाते हैं एंड दूसरे एंड से डायलाइजर फ्लूइड को हटा दिया जाता है, रिमूव आउट करा जाता है इस मशीन में से. ये डायलाइजर फ्लूइड जो है दैट इज वेरी स्पेशल, क्योंकि इस डायलाइजर फ्लूइड का एक पर्टिकुलर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड. 9th स्टैंडर्ड में आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़े हैं आपने, याद है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होते थे जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था. तो ये डायलाइजर फ्लूइड भी एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है एज दैट ऑफ अ ब्लड. ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर और डायलाइजर फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है. सो जब ये फ्लूइड के थ्रू, जब ये ब्लड हमारा इम्प्योर ब्लड दैट इज हैविंग द नाइट्रोजनस वेस्ट, जब इन सेमी परमिएबल ट्यूब्स के थ्रू पास होता है तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव होकर डायलाइजर फ्लूइड में आ जाता है,
और डायलाइजर फ्लूइड के थ्रू बॉडी में से रिमूव आउट कर दिया जाता है। डायलाइजर फ्लूइड को सर्कुलेट करवाया जाता है, फ्लूइड को हटाया जाता है लगातार, जिसकी वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट भी बॉडी में से रिमूव हो जाता है और ये प्योरिफाइड ब्लड वापस से पर्सन की बॉडी में री एंटर करवा दिया जाता है। Seems to be very simple, seems to be very efficient, but it has a lot of problems. नॉर्मल किडनी में जब हमारा फिल्ट्रेशन होता है उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. Selective reabsorption part is missing in this dialysis machine. तो selective reabsorption possible नहीं होता, and because of that some amount of nutrients are also lost from the person's body. So that is a drawback of that. Second drawback is that patient needs to be hospitalized for this process. Patient को bedridden रहना पड़ेगा जितनी देर उसका डायलिसिस हो रहा है. तो डिपेंडिंग कि किडनी कितना काम कर रही है, ये डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी डॉक्टर्स सेट करते हैं, बताते हैं आपको कि कितने दिन में आपको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट है. अगर किडनी आपका आधा अधूरा काम कर रही है तो जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट कलेक्ट हो रहा है दैट वुड बी रिमूव बाय दिस प्रोसेस टाइम टू टाइम. ओके, दैट टोटल डिपेंड्स कि किडनी फेलियर कितना ज्यादा है, उतना फ्रीक्वेंटली पर्सन को डायलिसिस करवाना पड़ेगा. Okay, so that's all about this topic, that is the human excretory system. I hope you were able to understand the topic. I hope you like to study about this amazing process of excretion performed by our kidney. Thanks to the kidney for removing this toxic waste from our body. If you like the content, do share the video with your friends and help me to spread knowledge. That's all for today. Good day, everyone. Take care of yourself.